नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कुछ प्रश्न दोस्तों इसमें उत्तराखंड के भी आपको देखने को मिलेंगे, वो दोस्तों अंत में देखने को मिलेंगे। ज़्यादा दोस्तों वो मिलेंगे आपको हिंदी के, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी कोर्स करके। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आज दोस्तों वीडियो लेट आने का कारण दोस्तों यही है कि एक बार दोस्तों मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, उसमें दोस्तों आवाज़ नहीं आई। अभी दोस्तों मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके लिए दोस्तों लाइक जरूर से कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो माखनलाल चतुर्वेदी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। एक भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, ये तीनों दोस्तों हमारे सिलेबस में, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर दोस्तों हमारे सिलेबस में फिलहाल नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को दोस्तों प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था हिंदी का। बिल्कुल आपको याद रखना है, एग्जाम में दोस्तों सीधे सीधे आपसे पूछ लिया जा सकता है कि प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला हिंदी का। वो मिला था दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी को। कब मिला था? तो 1955 में मिला था। रचना कौन सी थी दोस्तों? रचना थी हिम तरंगड़ी। हिम तरंगड़ी दोस्तों रचना के लिए मिला था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कैदी और कोकिला दोस्तों इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। कैदी और कोकिला, इसे भी याद रखिएगा। ये कोकिला दोस्तों गोपी बहू वाली नहीं है, कैदी और कोकिला एक रचना इनकी, ये भी आपको याद रखना है। समय के पांव, ये भी इनकी रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। बाकी दोस्तों सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, इनके बारे में भी हम देखते रहेंगे आने वाले वीडियो में। अगला प्रश्न है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट दोस्तों कहा जाता है, ये कहा जाता है प्रेमचंद को। एग्जाम में दोस्तों आपके सामने भी ऐसे ऑप्शन होंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो भी हमारे यहाँ पर ऑप्शन है, अज्ञे और फणीश्वर नाथ रेणु, जयेंद्र कुमार, दोस्तों ये तीनों हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सिलेबस में दोस्तों कौन कौन से लगभग की 20 से 24 लगभग दोस्तों रचनाकार हैं। तो कथा सम्राट दोस्तों कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद्र को। बिल्कुल याद रखिएगा। उपन्यास व कहानी सम्राट दोस्तों इन्हीं को कहा जाता है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। कलम का मजदूर भी दोस्तों इन्हीं को कहा जाता है। इनकी पहली कहानी दोस्तों, पहली कहानी संग्रह थी, वो थी सोजे वतन, प्रेमचंद्र की। जन्म हुआ था दोस्तों इनका 1880 में और मृत्यु हुई थी दोस्तों 1936 में। क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न भी पूछा गया था कि प्रेमचंद्र का देहावसान कब हुआ था, तो 1936 में हुआ था। ये भी दोस्तों आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रेमचंद्र की दोस्तों जो एक कहानी है, नमक का दरोगा, हो सकता है दरोगा में बने या इसमें बने, कांस्टेबल में। नमक का दरोगा दोस्तों, इसमें मुख्य पात्र है दरोगा वंशीधर है दोस्तों, और पंडित है अलूपदीन, वो भी याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद्र का ये दोस्तों रंगभूमि, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। रंगभूमि हो गया, कर्मभूमि हो गया, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, ये दोस्तों इनकी रचना है, याद रखिएगा। मंगलसूत्र दोस्तों इन्हीं का है। गोदान दोस्तों, गोदान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, गोदान दोस्तों इन्हीं का है प्रेमचंद्र का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राजेंद्र यादव दोस्तों, ये मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी की दोस्तों अभी हाल ही में मृत्यु हुई थी। तो मन्नू भंडारी के दोस्तों पति कौन है? तो ये है दोस्तों राजेंद्र यादव। खैर एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन याद रख लीजिए, कोई ना, अचानक याद आ गया मुझे। ये हो जाएगा दोस्तों प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है, यामा के रचयिता हैं, तो यामा के दोस्तों रचयिता है कौन है? महादेवी वर्मा है। और यामा के लिए दोस्तों इनको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। निहार रश्मि निर्जा सांदी की दोस्तों इनकी कुछ रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चाँद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता हैं। दोस्तों हिंदी के हम बहुत ज़्यादा प्रश्न को देख रहे हैं, यहाँ पर खूब प्रैक्टिस करेंगे। वहाँ दोस्तों मात्र 20 ही क्वेश्चन आने हैं। जितना दोस्तों आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके बहुत अच्छा है। और बाकी दोस्तों आप बुक से भी पढ़ते रहेगा। ये वीडियो तो लगभग 30-40 मिनट की होती है। चाँद का मुंह टेढ़ा दोस्तों काव्य की रचयिता दोस्तों ये हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। बिल्कुल दोस्तों याद रखेगा, एग्जाम में बनेगा। अभी इनका दोस्तों गजानन माधव मुक्तिबोध का एक उपन्यास पूछा गया था दोस्तों, वीडियो की परीक्षा या कोई परीक्षा में पूछा गया था, वो दोस्तों विपात्र। तो विपात्र उपन्यास दोस्तों किनका है? ये है गजानन माधव मुक्तिबोध का। नया खून दोस्तों एक पत्रिका का इन्होंने क्या किया था, वो दोस्तों संपादन किया था, याद रखेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे दोस्तों कोई हमारे सिलेबस में नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, एक बहुत बड़ा नाम। अगर उसने ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं,
तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत। प्रथम महिला साहित्यकार आता हिंदी का तो महादेवी वर्मा आप कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत। ज्ञानपीठ मिला था 1968 में। चिदम्बरा दोस्तों रचना थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है विनय पत्रिका के रचनाकार, विनय पत्रिका के रचयिता है। तो विनय पत्रिका दोस्तों ये है सूरदास की नहीं है दोस्तों, कबीरदास की भी नहीं है, ये दोस्तों तुलसीदास की। विनय पत्रिका दोस्तों इस किसकी है, ये है दोस्तों तुलसीदास की। ब्रज भाषा में याद रखिएगा। अगला प्रश्न है जिसका शत्रु जन्मा ही न हो उसके लिए सही शब्द अक्रांत बिल्कुल नहीं, अजय जिसे जीता ना जा सके, अजन्मा, अजन्मा दोस्तों नहीं, अजन्मा जिसका जन्म ना हुआ उसके लिए। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो दोस्तों उसे कहेंगे अजात शत्रु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही उत्तर है। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो अर्थात जिसको जीतने वाला कोई शत्रु पैदा ही न हुआ उसे कहेंगे दोस्तों क्या, अजात शत्रु। अगला प्रश्न है जिसके आर पार न देखा जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जिसके आर पार न देखा जा सके, पारदर्शी दोस्तों, पारदर्शी तो मतलब कि इसके आर पार देखा जा सकता है, ये होगा नहीं। समदर्शी, अपारदर्शी, त्रिकालदर्शी तो तीनों लोग देखे। दोस्तों यहाँ पर हमारा अपारदर्शी, जिसके आर पार न देखा सके, बचपन से आपने पढ़ा होगा, ये हो जाएगा अपारदर्शी। अगला प्रश्न है दोस्तों आज एक आपको जबरदस्त चीज पता लगने वाली है। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है। अब दोस्तों गिलास देखे होंगे, ये देखे होंगे, लेकिन मदिरा पीने वाला दोस्तों अगर आपने प्याला देखा है ना तो उसका नाम बताइए। अब यहाँ पर क्या होगा, चश्म, चषक, ये वाला चषक या डी वाला, अब कौन सा सही होगा। अगर दोस्तों आपने इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सोचा ना, आप बिल्कुल गलत है दोस्तों, बिल्कुल गलत है 100%। ये जो चश्म होता है दोस्तों, ये जो चश्म लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब होता है आंख है, आंख। इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, मदिरा पीने का प्याला दोस्तों, ये होता है चषक। तो याद रखिएगा, बहुत से लोगों को तो ये नहीं पता होगा कि जो मदिरा पीने का प्याला दोस्तों उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं चषक। तो चषक कहते हैं, ये हो जाएगा ये वाला चषक, इस तरह से होता है, वर्तनी में भी याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत से लोगों को आज पता चला होगा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है आकाश को चूमने वाला, आकाश को चूमने वाला वाक्य के लिए सही शब्द है दोस्तों, उसे कहेंगे अंतरिक्ष, कतई नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे दोस्तों गगन चुम्बी। गगन यानी कि आसमान, गगन चुम्बी, आकाश को चूमने वाला यानी कि गगन चुम्बी उसे कहेंगे। अगला प्रश्न है जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, संध्या और रात्रि के बीच का समय, सूर्यास्त, गोधूली, सायकाल, निशा। अब इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी गलती करने वाले हैं दोस्तों, आपको नहीं करना है एग्जाम में, वरना 1 नंबर आपका चला जाएगा, बहुत दुख होगा। संध्या और रात्रि के बीच का समय दोस्तों सूर्यास्त कतई नहीं कहते हैं, ना ही सायकाल कहते हैं, निशा तो वैसे भी रात होती है, निशा रजनी। ये होगा दोस्तों गोधूली। बिल्कुल याद रखिएगा, संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या होता है दोस्तों, गोधूली होता है। बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न है जो स्त्री कविता रचती है वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए दोस्तों, उसे कहेंगे कवित्री। और कवित्री दोस्तों वर्तनी में याद रखिएगा, वहां पर लिखा होगा, इस तरह का भी लिखा होगा कवित्री, इस तरह से लिखा होगा, और 90% बच्चे क्या करेंगे, इसको टिक करेंगे जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऐसा दोस्तों आपको बिल्कुल नहीं करना है। कवित्री दोस्तों इसी तरह से लिखा जाता है, ये वर्तनी भी याद रखिएगा, एग्जाम में बनेगा तो खुशी के मारे गलत मत कराना। तो जो स्त्री कविता रचती है दोस्तों उसे क्या कहेंगे, कवित्री कहेंगे। ये निर्देशिका दोस्तों कोई फिल्म नहीं बनी यहाँ पर। कवि दोस्तों जो पुरुष कविता रचता है उसे मतलब कवि कहेंगे, बिल्कुल आसान है। आंसू कवि, वह कवि दोस्तों जो तत्काल रचना करता है दोस्तों उसे कहेंगे क्या, आंसू कवि, जैसे कुमार विश्वास। अगला प्रश्न है जबरदस्त प्रश्न है, जो उपकार को न मानता हो के लिए एक शब्द हो, कृतज्ञ या कृतज्ञ, इन्हीं में से टक्कर है। ये हो जाए दोस्तों जो उपकार को न मानता हो, पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न है कई बार, सभी के सभी प्रश्न दोस्तों जो यहाँ पर मैंने लिए ना किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसका सिर्फ जो उपकार को न मानता हो उसे कहेंगे दोस्तों कृतज्ञ। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही होगा, कृतज्ञ दोस्तों मतलब कि जो उपकार को मानता हो, उपकारी यानी कि जो उपकार करता हो उसे कहेंगे उपकारी, और ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द से हमने प्रश्न देख लिए हैं, बाकी साहित्यकार से प्रश्न देख लिए हैं। अब यहाँ से दोस्तों कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं हम, मुहावरे वाले प्रश्नों को। पहली बात दोस्तों आपको बताने की, जो मुहावरा है ना ये किस भाषा का शब्द है, ये आप कमेंट बॉक्स में छापेगा। ये मुहावरा किस भाषा का शब्द है कमेंट बॉक्स में छापेगा। युवकों को होने पर ही विवाह करना चाहिए, जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। क्या होने पर, अपने पैरों पर दौड़ने योग्य होने पर, अपने पैर पसारने के बाद, क्या बात, ऐसा तो कतई ना, अपने पैरों में खड़े होने, या अपने
मुँह मियाँ मिट्ठू, नहीं नहीं, अपने मुँह से मुँह, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू दोस्तों ये कभी नहीं बनना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा युवकों को अपने पैरों पर खड़े होने के बाद पर ही विवाह करना चाहिए। बिल्कुल सही बात दोस्तों, स्वावलंबी होने मतलब इसका अर्थ क्या है कि अपने पैरों पर खड़ा होना यानी कि स्वावलंबी होना। पुलिस में भर्ती होने के बाद ही विवाह करना चाहिए। खैर वो तो छोड़िए। अब दोस्तों आर्मी में आजकल चल रहा है, वो आप देख ही रहे होंगे कि 4 साल के लिए। खैर छोड़िए, अब आगे बढ़ते हैं, फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा। अगला प्रश्न है अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा। अदृश्य शत्रु, मीठी छुरी, नहीं नहीं। मोह में राम बगल में छुरी, लग रहा होगा आपको, ये हो सकता है। पेट में दाढ़ी या आस्तीन का सांप। अदृश्य शत्रु दोस्तों ये हो जाएगा आस्तीन का सांप, ऑप्शन नंबर डी। आस्तीन का सांप अदृश्य शत्रु दोस्तों। कपटी मित्र भी कह सकते हैं इसे, कपटी मित्र। आस्तीन का सांप यानी कि कपटी मित्र। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है जबरदस्त दोस्तों, अंगारू पर पैर रखना मुहावरे के लिए मुहावरे का सही अर्थ। अंगारू पर पैर रखना, मूर्ख होना, नुकसान होना, समझदार होना है, जोखिम मोल लेना। अंगारू पर पैर रखना दोस्तों, कह सकते हैं कि आप खतरनाक कार्य करना, बिल्कुल खतरनाक वाला कार्य करना, अंगारू पर पैर रखना। तो यानी कि इनमें से ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों जोखिम मोल लेना। जोखिम मोल लेना इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंगारू पर पैर रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आंख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ है। सामने या पास की वस्तु चुरा लेना, लग रहा होगा आपको, हो सकता है। आंख में लगाने वाले काजल की चोरी करना, कतई नहीं। मामूली वस्तु की चोरी करना नहीं, आंखों का काजल चुरा ले तो मामूली वस्तु कैसे चुराएंगे। असंभव प्रकार की चोरी करना का प्रयत्न करना दोस्तों, ऐसा भी नहीं। ये हो जाएगा आंख का काजल चुराना दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पर सामने या पास की वस्तु चुरा लेना। बिल्कुल दोस्तों, जैसे आंखों में काजल होता है ना, बिल्कुल पास होता है, सामने या पास की वस्तु चुरा लेना। दोस्तों ये जो मुहावरे हैं इनमें दोस्तों ये जो भी हैं इनकी दोस्तों जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप पढ़ेंगे दोस्तों, हो सकता जरूरी नहीं है कि दोस्तों जो आप पढ़ रहे ना वो एग्जाम में आ जाए। कुछ दोस्तों आपको लॉजिक से भी वहाँ पर सही करना होता है। एक दो ऑप्शन हटाए, फिर दो बच गए, फिर आपको लग रहा है कि ये वाला ज़्यादा सही है, ऑप्शन आपको आंसर दोस्तों भर देना है, ठोक देना, वहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मतलब ज़्यादा दोस्तों संभावना रहती है कि ज़्यादातर संभावना रहती है अगर दोस्तों आपके 8 क्वेश्चन में गलत हो जाते ना और 2 क्वेश्चन दोस्तों आपके सही हो गए तुक्के में। 10 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, 8 क्वेश्चन आपके सही हो गए, 2 क्वेश्चन आपके तुक्के लग गए, बराबर होगा। न ज़्यादा आप घाटे में रहेंगे न फायदे में रहेंगे। इसी तरह से दोस्तों होता है, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेनी है, कुछ क्वेश्चन आपको खेलने भी उधर। अगला प्रश्न है आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। आंसू बहने न देना, अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, नहीं नहीं। गुस्सा होना है, चुपचाप दुख से, नहीं नहीं। इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चुपचाप दुख सह लेना। ये हो जाएगा आंसू पीकर रह जाना, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में दोस्तों बन सकता है। अगला प्रश्न है ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, क्या बात है, मजा आया इसे पढ़कर। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, जान जोखिम में डालना, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, उद्दंड व्यक्ति की दुष्टता, किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना, नहीं। इसका उत्तर दोस्तों ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे। दोस्तों ऊंट उतना बड़ा है ना, आपने देखा है, और बड़े काम दोस्तों छिपकर नहीं किए जा सकते। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे। ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा बड़े काम छुपकर नहीं किए जा सकते। अगला प्रश्न है चौकड़ी भूल जाना। कई लोग कहते हैं ना चौकड़ी भूल जाना, राह न सूझना, पीछे छुड़ाना, बराबर बात बदलना, ढांचा बदलना। दोस्तों चौकड़ी भूल जाना यानी कि कुछ राह न सूझना, राह न सूझना, चौकड़ी भूल जाना यानी कि राह न सूझना, और यानी कि अकल काम न करना, मतलब बुद्धि भ्रष्ट होगी वहां पर। चौकड़ी भूल गए, अकल ही काम नहीं कर रही है, घबरा गए, मतलब कि घबरा जाना भी कह सकते हैं इसका। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा राह न सूझना। अगला प्रश्न है जबरदस्त क्वेश्चन है, उपत्यका का अर्थ है। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, उपत्यका का अर्थ है। ये हो जाएगा दोस्तों पर्वत के पास की भूमि। बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा, पर्वत का शिखर दोस्तों नहीं होगा। उपत्यका का अर्थ है पर्वत के पास की भूमि। बिल्कुल 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 आपको याद रखना है। सूर्य जिस पर्वत से पीछे से निकलता है, नहीं, ये नहीं करना है। पर्वत के पास की भूमि दोस्तों ये उपत्यका कहलाती है। और पर्वत शिखर पर स्थित भूमि, पर्वत शिखर पर स्थित भूमि दोस्तों ये कहलाती है अधिपत्यका। ये भी दोस्तों याद रखिएगा, इसका क्षेत्र हो जाएगा पर्वत के पास की भूमि, ये होती है उपत्यका, है ना, याद रखिएगा। अब दोस्तों ये हमने कुछ देख लिए हैं, अब देख लेते हैं यहाँ पर हम उपसर्ग से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न दोस्तों उपसर्ग से है। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद जुड़ता है दोस्तों, नहीं, वो पढ़ते होता है। मध्य में कुछ नहीं जुड़ता, किसी शब्द के आगे जुड़ता है दोस्तों। ये हो जाएगा उपसर्ग जो है ना,
किसी शब्द के आगे जुड़ता है, बिल्कुल याद रखिएगा। उपसर्ग दोस्तों प्रारंभ में जुड़ेगा, कहीं भी दोस्तों नहीं जुड़ सकता, सरासर गलत है ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। उपसर्ग जो है किसी शब्द के आगे दोस्तों जुड़ता है। अगला प्रश्न दोस्तों, संयोग में किस प्रकार का उपसर्ग है? बहुत ज्यादा अभ्यर्थी इसमें गलती करेंगे। सु, यहाँ पर आपको यहाँ पर संयोग लिखा है तो सु कहाँ से आ जाएगा, ये तो हट जाएगा। अब सन, ये वाला या सम, दोस्तों ये वाला भी नहीं होगा। इसका सूत्र का दोस्तों समयोग, इसका दोस्तों जब विच्छेद करेंगे सम धन योग, समयोग, इस तरह से दोस्तों होगा संयोग। संकल्प, सम धन कल्प, संकल्प में भी वही होगा, संग्रह में भी ये होगा दोस्तों, संन्यास में भी दोस्तों यही होगा। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा सम, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। प्रत्येक, प्रतिधन एक, कौन सी संधि दोस्तों, यण संधि, तो ये हो जाएगा प्रति, एक नहीं, पर भी नहीं, ये हो जाएगा दोस्तों प्रति, ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक में कौन सी संधि है, यण संधि है, उपसर्ग कौन सा है, तो प्रति है। अपहरण में उपसर्ग है, अब हरण दोस्तों यहाँ पर प्रत्यय तो लग नहीं रहा है, रण भी नहीं, अ या अप, दोस्तों ये होगा अप। अपहरण में दोस्तों क्या होगा, ये होगा दोस्तों अप, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस शब्द में अ उपसर्ग है? इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों ज्यादा बनते हैं एग्जाम में। किस शब्द में अ उपसर्ग है? जबरदस्त क्वेश्चन है। अभिमान, अभिधन मान दोस्तों कौन सा है, अभी है, इसमें कौन सा है, अभी है। अभिमान में कौन सा उपसर्ग है, ये आएगा तो अभी है, जरूरी नहीं दोस्तों ये अ उपसर्ग इनमें से आए। अभिमान में कौन सा उपसर्ग है, ये भी आ सकता है, तो अभी है, अभी है। अनजान में कौन सा है, तो अन हो गया, अनजान में। अवमान में कौन सा हो जाएगा, अ हो जाएगा। तो अ किसमें दोस्तों, अभाव, अभाव, अधन भाव, दोस्तों ये हो जाएगा अभाव, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आसान है, कैसे भी करके आपको उत्तर पर पहुंचना है, जोड़ तोड़ कर कैसे भी, कुछ भी करके। बे उपसर्ग किस शब्द समूह में नहीं है? बेखुदी है ना, बेखुदी में है, बेखुदी है, देखिए बेखुदी है, बेरहम है, बेदम है, बेईमान, बेईमान भी है, बाइज्जत दोस्तों, देखिए बाइज्जत बकायदा दोस्तों यहाँ पर बा है ना, ये वाला बा है, देखिए ये दोस्तों इसका क्षेत्र का ऑप्शन नंबर सी। बाकी बेइज्जत और बेसारा यहाँ पर भी है ना, तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है बा, यहाँ पर भी लिखा है बा, बाइज्जत बाकायदा, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, किर्दंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कुछ प्रश्न दोस्तों, देखेंगे हम प्रत्यय के। प्रत्यय दोस्तों क्या होते हैं, शब्द के दोस्तों अंत में जुड़ते हैं, उपसर्ग दोस्तों शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। तो किर्दंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं दोस्तों, ये जुड़ते हैं क्रिया के साथ, बिल्कुल आसान है, सीधे सीधे दोस्तों याद रखिएगा, किर्दंत शब्द दोस्तों क्रिया के साथ जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आगे बढ़े। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से कर दीजिए, अंत तक जरूर से देखिएगा, हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, खेल नहीं, खेल नहीं है, खिलौना शब्द में मूल शब्द, खेल ना, खिल या औना। दोस्तों खिलौना शब्द में जो मूल शब्द है ना दोस्तों, खिल बिल्कुल नहीं दोस्तों, खिल बतासे ये नहीं है, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा खेल। खेल जो है खिलौना शब्द में क्या है, मूल शब्द है। और जो औना है ना, ऑप्शन नंबर सी वाला, ये दोस्तों इसमें क्या लगा है दोस्तों, ये लगा है इसमें प्रत्यय। तो खिलौना शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो औना है। मूल शब्द कौन सा है, तो दोस्तों खेल है। तो याद रखिएगा मूल शब्द कौन सा है, खेल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अब तद्धित प्रत्यय दोस्तों क्या होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय दोस्तों वो कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। तो वार्षिक दोस्तों, वार्षिक, तो दोस्तों इसमें क्या लगा है, इसमें दोस्तों एक प्रत्यय लगा है, तो ये हो जाएगा वर्षधनिक, वार्षिक दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा, औपचारिक, जबरदस्त प्रश्न दोस्तों। औपचारिक में प्रत्यय लगा, क बिल्कुल नहीं। अब दो इक है, एक छोटी इक वाला है, बड़ी इक वाला है, कौन सा होगा दोस्तों, ये होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। औपचारिक में दोस्तों कौन सा प्रत्यय लगेगा, इक लगेगा। इक दोस्तों कैसा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हो? अभी दोस्तों प्रश्न पूछा गया था एक कनिष्ठा या किसी एग्जाम में, किस शब्द में अक्कड़ प्रत्यय नहीं है? वहां पर घुमक्कड़, पियक्कड़, इस तरह से दो तीन चार ऑप्शन थे। तो घुमक्कड़ दोस्तों इसमें कौन सा है, अक्कड़ हो जाएगा। अक्कड़ वक्कड़ बम्बे बोलनी हो जाएगा दोस्तों, अक्कड़। घुमक्कड़ में कौन सा शब्द है दोस्तों, ये हो जाएगा अक्कड़, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अब हमने संधि, तो अब हम संधि के प्रश्न देखेंगे दोस्तों। इससे पहले देख चुके हम उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, साहित्यकार। अब देखते हैं संधि के प्रश्नों को। अभी उत्तराखंड के आने बने रहेगा अंत तक। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को दोस्तों क्या कहते हैं, ये कहते हैं संधि। परिभाषा याद कर लीजिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार
या परिवर्तन को दोस्तों क्या कहते हैं? संधि। उपसर्ग प्रत्यय हम अभी देख चुके हैं, उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में, प्रत्यय शब्द के अंत में। समास दोस्तों हमारे सिलेबस में नहीं है। समास का उल्टा दोस्तों होता है व्यास, ये जरूर से याद रख लीजिएगा, ये प्रश्न जो वहां पूछ लिया जाएगा विलोम में, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों संधि। अगला प्रश्न है, संधि के 3 विध होते हैं। पहला चीज दोस्तों, पहला काम आपको ये करना है कि ये आपको याद रखना है, संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ पर आएगा व्यंजन संधि और यहाँ पर आएगा विसर्ग संधि। तो संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये 3 नहीं करना है ना। यहाँ पर देखिए क्या प्रश्न है, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब अगला प्रश्न है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ये जो स्वर संधि है ना, इसके कितने भेद होते हैं दोस्तों? ये भेद होते हैं कितने? ये होते हैं 5। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दोस्तों ये 5 होते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, परमार्थ का संधि विच्छेद है। परधन अर्थ नहीं, परमोधन नहीं, परधन अर्थ नहीं, परम धन अर्थ। दोस्तों परमार्थ हो जाएगा परम धन अर्थ। कौन संधि बनेगी दोस्तों? दीर्घ संधि इसमें बनेगी। परम धन अर्थ, परम अ, परम दोस्तों मौ, ये आया ना, ये भी अ आया और यहाँ पर भी अ लगा हो, तो अ और आ, अ धन अ बराबर दोस्तों योगा आ, योगा परमार्थ, दीर्घ संधि। गायक का संधि विच्छेद, बहुत ज्यादा अभ्यर्थी ये प्रश्न दोस्तों आएगा ना एग्जाम में, पुलिस के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, बहुत ज्यादा अभ्यर्थी इसमें गलती करेंगे और जो दोस्तों सिलेक्शन लेगा वो इसमें गलती नहीं करेगा। गायक का संधि विच्छेद है, गा धन यक। अगर ये आपने सोचा ना तो आप बिल्कुल गलत है। गा धनिक बिल्कुल नहीं, गौधन आयक बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा गै धन अक। ये होगा दोस्तों गायक में क्या है दोस्तों? इसका संधि विच्छेद है। और संधि कौन सी होगी इसमें दोस्तों? ये होगी अयादि संधि, गायक नायक, ये दोस्तों अयादि संधि इसमें होगी, गै धन अक। दोस्तों ये होगा गायक। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। गलती होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, लेकिन इसमें कोई गलती नहीं है। बिल्कुल दोस्तों मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये इसका सही उत्तर है। गायक का बनेगा गै धन अक और अयादि संधि इसमें है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं एग्जाम में। हालांकि दोस्तों व्यंजन संधि और विसर्ग संधि सिलेबस में नहीं दी है, लेकिन दोस्तों आयोग प्रश्न पूछ ही लेता है तो पढ़ लेते हैं, कोई इतना बड़ा नहीं है। जगदम्बा, जगदम अंबा, व्यंजन संधि है। संतोष, समदंतोष, व्यंजन संधि है। अहंकार, अहमदनकार, इसमें व्यंजन संधि है। विद्याधन आलय, बचपन से आपने पढ़ा होगा विद्यालय, दोस्तों इसमें कौन संधि है? दीर्घ संधि है, विद्याधन आलय, विद्यालय। अगला प्रश्न है, संग्रहालय का सही संधि विच्छेद है। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों। सत बिल्कुल नहीं, सत बिल्कुल नहीं, 2 ऑप्शन गए। सम दोस्तों हलंत लगेगा ना, ये सम नहीं होगा, ये होगा दोस्तों सम धन ग्रह धन आलय संग्रहालय, गोविंद वल्लभ पंत संग्रहालय, अल्मोड़ा 1979। ये होगा दोस्तों सम धन ग्रह धन आलय, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों आप तक अभी तक आपने 2 ही देखे थे ना सिर्फ, दोस्तों 3-3 वाले भी होते हैं, 3-3 वाले, 4-4 वाले भी होते हैं क्या? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों सम धन ग्रह धन आलय, ये हो जाएगा संग्रहालय, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से होता है, याद रखिएगा एग्जाम में बनेगा तो सही करना है। आप दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं वाक्यों से प्रश्नों को। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? जबरदस्त जबरदस्त प्रश्न है। अर्थ के आधार पर दोस्तों वाक्य के कितने भेद हैं? इतनी बार मैंने आपको बताया दोस्तों 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं दोस्तों? ये होते हैं 8 भेद। तो ये आपको बिल्कुल बिल्कुल याद रखना। कौन कौन से दोस्तों? विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, कितने हो गए? 4 हो गए ना। विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, कितने हो गए? 6। संदेह, इच्छावाचक, एक और दोस्तों कोई एक और है संकेतवाचक। तो ये दोस्तों 8 होते हैं, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों 8 नहीं करना है, ये देख लीजिए यहाँ पर क्या है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं? तो 8 भेद हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद दोस्तों? अर्थ यहाँ पर आपका बदल जाएगा, है ना, उत्तर बदल जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य दोस्तों कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। बिल्कुल 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 याद रखें। कौन कौन से? सरल वाक्य, जिसे आप साधारण वाक्य भी कहते हैं, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये दोस्तों होते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। बिल्कुल याद रखिएगा। इनसे भी दोस्तों सरल वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य कौन सा है, मिश्र वाक्य कौन सा है, इनसे भी हम प्रश्नों को देखेंगे
आने वाले वीडियो में भी देखेंगे, अभी भी हम देखेंगे कुछ को। अगला प्रश्न है रचना नहीं, रचना नहीं, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण इनमें कौन सा प्रकार नहीं है। संरचना के आधार पर या रचना के आधार पर दोस्तों बात एक ही है, तीन तरह के होते हैं। इससे ऊपर वाले प्रश्न में हमने देखा है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आज्ञार्थक। आज्ञार्थक दोस्तों ये हो जाएगा अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और उनमें से एक भेद ये है आज्ञार्थक वाला। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं दोस्तों अभी तक आपको बिल्कुल मजा आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो एक लाइक दोस्तों बनता है। अगला प्रश्न है जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं मैं जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन एक वीडियो में भी आया था, वो ट्रिक दोस्तों आपको बताऊंगा संज्ञा उपवाक्य पहचानने की, क्रिया विशेषण उपवाक्य पहचानने की। बाकी विशेषण उपवाक्य क्या होते हैं, क्रिया उपवाक्य क्या होते हैं, इन्हें दोस्तों हम आने वाले वीडियो में देखते रहेंगे। तो जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते दोस्तों, जब पानी बरसता है कौन सा उपवाक्य दोस्तों, ये है कौन सा वाक्य दोस्तों, ये हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। जहां पर भी दोस्तों आपको जब दिखाई दे, अब कुछ भी लिखा होगा, जब पानी बरसता है कुछ भी होगा उसमें दोस्तों जब लिखा होगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य में ट्रिक बता रहा हूं आपको, वहां पर जब आपको देखने का मिलेगा, ज्यों देखने को मिलेगा और जहां देखने को मिलेगा, यद्यपि देखने को मिलेगा। ये दोस्तों आपको जहां भी ये चार शब्द दोस्तों जहां भी दिखाई दे, जब, ज्यों, जहां, यद्यपि, तो क्रिया विशेषण उपवाक्य दोस्तों आंख बंद करके उत्तर आप टिक करके आपको आना है, बिल्कुल आपका प्रश्न सही होगा। अगला प्रश्न है सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। दोस्तों सरल या साधारण वाक्य जो छोटा हो बिल्कुल नहीं, सरासर गलत है, बच्चों वाला ऑप्शन हो गया है। जिसका अर्थ सरलता से समझ में आए ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हो, कर्ता तो नहीं नहीं नहीं, कर्ता अनेक क्रियाएं नहीं। जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। सरल या साधारण वाक्य दोस्तों किसे कहते हैं, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो, वो होता है दोस्तों हमारा कौन सा सरल या साधारण वाक्य। अगला प्रश्न दोस्तों ये दोस्तों अभी मैंने आपको कहा था कि संज्ञा उपवाक्य पहचानने की दोस्तों एक ट्रिक, जिससे दोस्तों मैंने वीडियो में क्वेश्चन सही किया था, ज्यादा पढ़ा नहीं मैंने पहचान लिया था। मैंने सोचा आप क्या है ज्यादा इस क्वेश्चन में पढ़ना, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आगे बढ़ जाना है बस। वो ट्रिक थी दोस्तों, देखिए राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, यहाँ पर दोस्तों की दिख गया, कुछ भी आए दोस्तों, कोई भी वाक्य आए जहां पर दोस्तों की आ गया ना, आंख बंद करके उत्तर कर देना कि संज्ञा उपवाक्य होगा। ये दोस्तों ज्यादा वहां पर राम ने वाला नहीं आया था, कुछ और मतलब और कुछ और ऑप्शन था, वहां पर कुछ और प्रश्न बना था, बस उसमें की था तो वही मैंने देखा और सीधे उत्तर टिक कर लिया संज्ञा उपवाक्य। तो संज्ञा उपवाक्य की दोस्तों परिभाषा क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। संज्ञा उपवाक्य शब्दों का वह समूह है जो अपना विशेष उद्देश्य तथा विधेय रखता है और एक संज्ञा का कार्य करता है, विशेषकर कर्म का संज्ञा उपवाक्य दोस्तों कहलाता है। और यहाँ पर दोस्तों आपको की जरूर से मिलेगा, तो ये पहचानने की ट्रिक है, इससे आप कर सकते हो जाएगा संज्ञा उपवाक्य। बाकी क्रिया विशेषण उपवाक्य की मैंने आपको बताई दी है, ज्यों, जब, जहां, यद्यपि। अगला प्रश्न है परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, तो इसका सूत्र का दोस्तों सरल वाक्य, बिल्कुल सीधा सा सरल सा प्यारा सा वाक्य दोस्तों ये हो जाएगा सरल वाक्य। अगला प्रश्न है निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, आप बताइए कि आपकी समस्या क्या है। प्रश्नवाचक भी है कि दोस्तों ये आ गया, दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा मिश्र वाक्य होगा, ये तो नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ, नहीं। उसने खाया और सो गया, दोस्तों ये देखिए और आ गया ना, सीधे आप टिक कर सकते हैं, संयुक्त वाक्य होगा उसने खाया और सो गया, दोस्तों ये हो जाएगा कौन सा संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है मिश्र वाक्य का यहाँ पर चयन करना है, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, आते ही सरल वाक्य है, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, ये भी नहीं। वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, और दोस्तों ये मिश्र वाक्य हो गया, ये मिश्र वाक्य हो गया, नहीं नहीं मिश्र वाक्य नहीं दोस्तों, ये हो गया और आ गया ना, ये हो गया यहाँ पर हमारा संयुक्त वाक्य। अगला ऑप्शन है वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, दोस्तों ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। और ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, दोस्तों यहाँ पर आ गया ज्यों ही, दोस्तों ये हो जाएगा मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों अब यहाँ से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, उसका शिमले जाना है, किसका, बिल्कुल गलत, उसका लग गया। उसने शिमला जाना है, उससे शिमला जाना नहीं, उससे नहीं, उससे, उसका, उससे, ये गलत, ये दो ऑप्शन हट गए। उसे शिमला जाना है या फिर उसने शिमला जाना है, हम कहते हैं कि उसने शिमला जाना है या उसे शिमला जाना है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको ये बताना है शुद्ध वाक्य दोस्तों कौन सा होगा, दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा
उसने शिमला जाना नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा उसे शिमला जाना है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है उन्होंने कहाँ जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। उन्होंने, उन्होंने दोस्तों, ये उन्होंने यहाँ पर नहीं होना चाहिए दोस्तों। पहली बात, उन्होंने दोस्तों नहीं होगा, यहाँ हम कहेंगे उनको कहाँ जाना है, यहाँ हम कहेंगे उन्हें कहाँ जाना है। तो ये किस प्रकार की दोस्तों अशुद्धि है दोस्तों, ये हुई सर्वनाम संबंधी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, साहित्य और संस्कृति का घोर संबंध आता है, ये दोस्तों गलत हो जाएगा घोर में। तो साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, बिल्कुल सही बात है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तक आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये भी सही है। सड़क पर बहुत भीड़ है, बिल्कुल सही दोस्तों, आजकल है ही वैसे भी। सड़क पर बहुत भीड़ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। ये तीन दोस्तों सही हो गए। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, हर एक खिलाड़ी दोस्तों मैदान में पहुंच गया, या फिर प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, यहाँ पर होना चाहिए था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है काजू शब्द किस भाषा से है। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से दोस्तों, ये हो जाएगा पुर्तगाली भाषा का है दोस्तों काजू। काजू, ये आपको बिल्कुल याद रखना दोस्तों, काजू हो गया, बिस्कुट हो गया, ये आपको बिल्कुल याद रखना, अलमारी हो गया, ये दोस्तों बनेगा एग्जाम में तो याद रखेगा। तो इसका क्षेत्र का दोस्तों कौन सा, पुर्तगाली हो जाएगा काजू। अगला प्रश्न है बिकारी कौन सा है। बिकारी दोस्तों जिसमें परिवर्तन आए दोस्तों हो जाएगा बिकार, यानी कि लड़का लड़की कर सकते हैं, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। बाकी परंतु, इधर, आज दोस्तों ये हो जाएंगे अविकारी। अगला प्रश्न है अब आप चल सकते हैं। अब आप चल सकते हैं वाक्य में कौन सी वृत्ति दोस्तों, इच्छार्थक, कोई इच्छा जता रहे हैं, बाध्यता सूचक, निश्चयार्थक, सामर्थ्य, दोस्तों ये हो जाएगा अब आप चल सकते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा सामर्थ्य सूचक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों अब यहाँ से देख लेते हैं कुछ अंत में उत्तराखंड के प्रश्नों को। उत्तरकाशी से गोमुख तक का क्षेत्र कब इको सेंसिटिव जोन में घोषित किया गया। उत्तरकाशी में दोस्तों जो गोमुख है ना, गंगा का उद्गम स्थल, उत्तरकाशी से दोस्तों गोमुख तक दोस्तों कब किया गया। गंगा के उद्गम दोस्तों गोमुख तक, यानी कि उत्तरकाशी से लेकर गंगा के उद्गम स्थल गोमुख तक कब दोस्तों इसे इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया गया था। तो ये किया गया दोस्तों 2012 में। तो 2012 का यहाँ पर एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 8 दिसंबर 2012 को। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है रुद्रप्रयाग जिले का गठन। पहली बात दोस्तों रुद्रप्रयाग जिले का गठन कब हुआ, तो 16 सितंबर 1997 को दोस्तों, ऑफिशियल यही है, बाकी कहीं आपने 18 पढ़ा होगा दोस्तों, यही है ऑफिशियल वेबसाइट में यही है। तो रुद्रप्रयाग जिले का गठन दोस्तों 16 सितंबर 1997 को हुआ। कई जिलों को काटकर किया गया दोस्तों, 3 जिलों को काटकर किया गया था। निम्नलिखित में से किस जिले से रुद्रप्रयाग जिला नहीं काटा गया था। दोस्तों ये जबरदस्त प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है। टिहरी, चमोली और पौड़ी दोस्तों इनसे काटा गया था। इसका क्षेत्र दोस्तों उत्तरकाशी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है केदारनाथ की ऊंचाई कितनी। दोस्तों केदारनाथ धाम की ऊंचाई दोस्तों कितनी है, ये है दोस्तों 3584 मीटर। बन सकता है दोस्तों एग्जाम में, जरूरी नहीं दोस्तों केदारनाथ ही आए, तो केदारनाथ की याद रखिए 3584 मीटर। बद्रीनाथ आएगा तो वो भी याद रख लीजिए 3133 मीटर। गंगोत्री कितना दोस्तों 3048 मीटर। यमुनोत्री की दोस्तों आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं बता देता हूँ 3200 से दोस्तों ज़्यादा है, 3200 से ज़्यादा है यमुनोत्री की, कितना है कमेंट बॉक्स में छापेगा। बाकी 3 मैंने आपको बता दिए, केदारनाथ 3584 जो कि प्रश्न में, बद्रीनाथ 3133, गंगोत्री 3048 और यमुनोत्री की दोस्तों 3200 से ज़्यादा है, कितना है कमेंट बॉक्स में छापना है आपको। अगला प्रश्न है कड़वाश्रम में कालिदास ने अपनी किस पुस्तक की रचना की। तो मेघदूत, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, दोस्तों ये तीनों रचनाएं किसकी हैं, ये है महाकवि कालिदास की। तो कड़वाश्रम में दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम की दोस्तों रचना की थी कालिदास ने। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ये बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है बूढ़ा केदार किन नदियों के संगम पर है। दोस्तों ये बूढ़ा केदार जो है ना ये टिहरी में है, और दोस्तों ये बूढ़ा केदार जो है किस नदियों के संगम पर, दोस्तों किन नदियों के संगम पर है। एक तो बाल गंगा है, अब बाल गंगा सभी ऑप्शन में, बाल गंगा के साथ दोस्तों ये हो जाएगा धर्म गंगा है। बाल गंगा और धर्म गंगा का संगम दोस्तों ये होता है बूढ़ा केदार टिहरी में, ऑप्शन नंबर बी। तो बाल गंगा और धर्म गंगा का संगम दोस्तों ये होता है बूढ़ा केदार में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है झुसिया दमाऊ पर शोध ग्रंथ किसने लिखा। जयदत्त जोशी, हरगोविंद पंत, इलाचंद जोशी या गिरीश तिवारी गिरदा।
तो झुसिया दमाई पर दोस्तों शोध ग्रंथ लिखा था किसने? गिरीश तिवारी गिरदा ने। बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा, गिरदा किसका उपनाम है? गिरीश तिवारी का। गोरदा किसका है दोस्तों? ये है गौरीदत्त पांडे का। अंतर दोस्तों, गिरदा किसका उपनाम है? ये भी हाई कोर्ट के दोस्तों कोई ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न आया हुआ था, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी दोस्तों 1917 में, और पहला अधिवेशन दोस्तों हुआ था अल्मोड़ा में, और इसकी दोस्तों अध्यक्षता की थी जयदत्त जोशी ने 1917 में। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए वाला बिल्कुल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में पहला महिला चिकित्सालय कब खोला गया? अब दोस्तों जो अल्मोड़ा के हैं उनको मैं बता देता हूँ ये है कहाँ पर। दोस्तों ये डिस्ट्रिक्ट है ना, जैसे ये दोस्तों जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है इसके बगल में दोस्तों ये वाला जो हॉस्पिटल है ना महिला वाला, ये जो बीच को जो लोहा से वाला दोस्तों रास्ता जाता है ना, ये जो यहाँ पर महिला वाला ये है ना दोस्तों चिकित्सालय, ये वाला दोस्तों कब बना था? ये बना था 1927 में। जो अल्मोड़ा वाले हैं जरूर से देखिएगा, अब आपको याद भी आ गया होगा कौन सा है करके। अल्मोड़ा में पहला महिला चिकित्सालय दोस्तों ये खोला गया था 1927 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेश मोहन उप्रेती की है? दोस्तों एक तो है क्रीड़ापथ उत्तरांचल, ये भी याद रखिए। शहीद वतन पिथौरागढ़, ये भी इन्हीं का है। धरोहर जनपद पिथौरागढ़ दोस्तों ये भी इन्हीं का है। तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो क्रीड़ापथ उत्तरांचल, शहीद वतन पिथौरागढ़, धरोहर जनपद पिथौरागढ़, ये सभी दोस्तों रचनाएं किसकी हैं? राजेश मोहन उप्रेती, जिनका संबंध भी दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद से, तभी उन्होंने ये रचनाएं पिथौरागढ़ लिखा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अब ये भी पिथौरागढ़ के ही थे। प्रथम उत्कृष्ट विधायक सम्मान प्राप्तकर्ता स्वर्गीय श्री प्रकाश पंत का निधन कब हुआ? दोस्तों ये प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, 2019 में हुआ था, सभी को पता है। और पहली बात दोस्तों ये आपको याद रखना है कि प्रथम उत्कृष्ट विधायक सम्मान प्राप्तकर्ता कौन है? प्रकाश पंत है। एक प्रश्न ये याद हो गया। दूसरा कि इनको प्रकाश पंत को प्रथम उत्कृष्ट विधायक ये पुरस्कार कब मिला था, सम्मान कब मिला था? तो 2008 मिला था। दूसरा प्रश्न दोस्तों ये हमने जान लिया। अब तीसरा प्रश्न ये है, इसका उत्तर होगा दोस्तों 5 जून 2019 को दोस्तों इनका दोस्तों अमेरिका में निधन हो गया था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विक्टर मोहन जोशी द्वारा किसे जन नायक की उपाधि दी गई? तो जन नायक दोस्तों कहा जाता है, सल्ट का गांधी कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है हरगोविंद पंत को। गोविंद पंत तो नहीं दोस्तों, हरगोविंद पंत को जन नायक दोस्तों कहा था किसने? विक्टर मोहन जोशी को। विक्टर मोहन जोशी, विक्टर दोस्तों इसलिए है क्योंकि इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, तो विक्टर लगा दिया, विक्टर मोहन जोशी। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, चार प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आपके बनने वाले हैं, वो भी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन से। यहाँ पर दोस्तों मैं एक गलती आपको बताऊंगा। यहाँ पर पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? खड़क सिंह वल्दिया का संबंध दोस्तों 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। तो खड़क सिंह वल्दिया दोस्तों भूवैज्ञानिक है, 100% सही उत्तर। दीवान सिंह भाकुनी बिल्कुल गलत उत्तर है, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। यही हो जाएगा इसका सही उत्तर। सुमेलित नहीं है पूछा है ना, ये हो जाएगा दोस्तों दीवान सिंह भाकुनी दोस्तों, ये कृषि वैज्ञानिक दोस्तों नहीं है, ये है औषधि वैज्ञानिक। औषधि वैज्ञानिक दीवान सिंह भाकुनी का संबंध किससे है दोस्तों? ये है औषधि विज्ञान से। बीपीडीओ 2018 में 1 नंबर के लिए दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था कि दीवान सिंह भाकुनी का संबंध किससे है? तो औषधि विज्ञान से। 1 नंबर के लिए ऐसे प्रश्न बनता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण जोशी दोस्तों। अब ये श्री कृष्ण जोशी भी दो हैं, एक अल्मोड़ा वाले, पिथौरागढ़ वाले दोस्तों, ये भौतिक वैज्ञानिक है, बिल्कुल सही है। भैरव जोशी दोस्तों ये कृषि विज्ञान वैज्ञानिक, बिल्कुल सही है। भैरव जोशी कृषि विज्ञान वैज्ञानिक, ये भी सही है। तो इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, चमोली में गौचर मेले की शुरुआत डिप्टी कमिश्नर बनेडी द्वारा कब की गई? तो गौचर मेला दोस्तों कहाँ लगता है? चमोली में। शुरुआत किसने की थी? डिप्टी कमिश्नर बनेडी ने की थी दोस्तों, ये की थी 1943 में। अगला प्रश्न है, दोस्तों, रम्माण को कब यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया? ये 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं। ये प्रश्न दोस्तों वीडियो में भी आया था और जगह भी आया था। इसका सही उत्तर दोस्तों आप बताएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हम इसे कई बार देख चुके हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों आप बताएगा, रम्माण को यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में कब शामिल किया गया, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, झांवर किस अंग में पहना जाता है दोस्तों? पैर में। अगला प्रश्न है, 1703 में दुधौली का युद्ध फतेह सावर किस चंद शासक के मध्य हुआ? लक्ष्मी चंद, जगत चंद, ज्ञान चंद या भारती चंद? तो भारती चंद दोस्तों, भारती चंद ने दोस्तों 12 वर्षों तक ये युद्ध लड़ा दोस्तों, नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी। तो दुधौली का युद्ध दोस्तों ये हुआ था फतेह शाह और ज्ञान चंद के बीच। कब हुआ था? 1703 में। अब दोस्तों मैं द्वारहाट गया हुआ था
और वहाँ पर दोस्तों बोर्ड लिखा था दुधौली 9 किलोमीटर। तो मैंने कहा ये दुधौली का युद्ध यहीं हुआ था। फिर मन में सोचा, फिर दुधौली का दोस्तों ये हुआ था फतेह शाह और किसके बीच, ज्ञानचंद के बीच 1703 में। दोस्तों अगर आप भी कहीं जाते होंगे इस तरह, क्योंकि उत्तराखंड आपने पढ़ लिया है, तो कहीं भी आप जाते होंगे तो चीज़ें इस तरह से याद आपको जरूर से आती होंगी। दोस्तों ये था आज का हमारा आखिरी प्रश्न। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानचंद। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज थोड़ा दोस्तों वीडियो देर में आई, क्योंकि दोस्तों एक बार पहले बनाई, फिर वो पता चला फिर आवाज़ ही नहीं है दोस्तों, फिर पूरा मूड खराब हो जाता है, पूरा पोपट हो जाता है, तब दोस्तों थोड़ा समय लग गया। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।